हेलो, मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? स्टार्ट करें? स्टार्ट करें हम लोग? 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। काइंडली होस्ट माइक सबके म्यूट कर दें, सवाए मेरे। चलें स्टार्ट करते हैं हम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पार्टनरशिप और उसकी टाइप्स। रजिस्टर किस तरह से होती है पार्टनरशिप, और डिसॉल्व किस तरह से होती है पार्टनरशिप। पाकिस्तान के अंदर पार्टनरशिप का जो कानून है उसको कहते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब ये क्या था, कैसे बना था, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये किन किन चीजों को रिलेट कर रहा है, किन किन चीजों के ऊपर काम कर रहा है, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर ये आता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर ये क्यों बनाया गया है और इसके अंदर क्या क्या है। वो ये है कि इनेक्टेड टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बेसिकली दो या दो से कितने बजे दो से से मिलेगी? ज्यादा लोग। काइंडली माइक प्लीज बंद कर दीजिए, मेरे अलावा बाकी सबके। थैंक यू। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको बता रही थी कि पार्टनरशिप बेसिकली होता क्या है। पार्टनरशिप जो है वो दो या दो से ज्यादा लोग आपस में एक जॉइंट वेंचर करें। जॉइंट वेंचर एज एन कोई बिजनेस करें, कोई सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, जैसे लॉ फर्म्स बन जाती हैं, उसके अंदर पार्टनर्स होते हैं। तो वो आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं, और वो एग्रीमेंट जो होता है वो एक प्रॉफिट बेस्ड चीज के ऊपर होता है। अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करे तो सर्विसेज के ऊपर जो प्रॉफिट आता है वो दोनों या तीनों के अंदर डिवाइड हो जाएगा। इसको कहते हैं हम पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप एक्ट जो है वो डिफाइन क्या कर रहा है कि पार्टनरशिप होती क्या है, लॉ ऑफ पार्टनरशिप है क्या, किस तरह से रजिस्ट्रेशन होती है एक पार्टनरशिप की, किस तरह से वो डिसॉल्व होती है पार्टनरशिप, किस तरह से एक पार्टनरशिप जो है वो तीसरी पार्टी के साथ जो है वो जॉइंट वेंचर करती है, किस तरह से लाइबिलिटी होती है फर्म के पार्टनर्स की, स्टेटस ऑफ माइनर क्या है पार्टनरशिप के अंदर, पार्टनरशिप जो फर्म है उसके अंदर। ये सारी चीजें जो हैं, ये पार्टनरशिप छोटा सा एक्ट है, ये सारी चीजें जो हैं वो पार्टनरशिप के अंदर जो है वो हमें मिलती हैं। काइंडली प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए, ये डिस्ट्रप्शन, ये डिस्टरबेंस नहीं सही। आप प्लीज बोलना बंद कीजिए जो बोल रहा है। माइक अपने बंद करें। मेरी आवाज सबको आ रही है? एम आई ऑडिबल? मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, कोई मसला नहीं है। आप मुझे बताएं मेरी आवाज आ रही है? चलो ठीक है। और नहीं, थोड़ा दूसरी बात टाइम ये, लगेगा। प्लीज माइक में ना बोलें, माइक अपने अपना खुद बंद कर दें।
PDF शेयर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब पार्टनरशिप को किस तरह से पार्टनरशिप एक्ट के अंदर बताया गया। A partnership is a relation which exists between persons carrying on a business in common with the view to profit but excluding companies and other incorporated bodies. पार्टनरशिप जो है वो दो या दो से ज्यादा लोगों का बिजनेस है, एक कॉमन चीज का बिजनेस है जिसके अंदर वो प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। लेकिन पार्टनरशिप जो है वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम द कंपनी और फ्रॉम द इन जो बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे। अब इसका जो डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगी कि पार्टनरशिप का कंपनी के साथ किस तरह से डिफरेंस आता है, वो मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगी। रजिस्ट्रेशन के कुछ इशूज मामला हैं उसके अंदर आता है, फिर लीगल पर्सन उसके अंदर आता है, ये सारे आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। काइंडली प्लीज माइक बंद कर दीजिए। ये आमिर कौन है, अपना माइक बंद करें। ये अब आ गया डिफरेंस किस तरह से है पार्टनरशिप का और कंपनी का। कंपनी इज फॉर्म्ड बाय रजिस्ट्रेशन अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट एक लॉ है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर हम एसईसीपी में जाके कंपनीज को रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, SECP। पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट ओनली। पार्टनरशिप के अंदर दो या दो से ज्यादा लोग जो हैं एक डीड बनाते हैं जिसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। उसके अंदर कुछ चीजें जो होती हैं वो उनको फुलफिल करनी होती हैं और वो डीड जाके रजिस्टर होती है और एक पार्टनरशिप क्रिएट हो जाती है। जबकि कंपनी जो है वो ऑनलाइन, आप SECP की वेबसाइट पे जाते हो, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग वो आपको चीजें बताते हैं कि आपने क्या क्या फिल करना है। उसके अंदर NTN आ जाता है आपका, आपने कंपनी का नाम रिजर्व करवाना होता है 7 दिन के अंदर। ये सारा कुछ जो है ये कंपनी के अंदर होता है, जबकि एग्रीमेंट जो है वो टोटली एक डिफरेंट चीज हो जाती है पार्टनरशिप की। अच्छा, कंपनी इज अ लीगल पर्सन बट पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ लीगल पर्सन। अब लीगल पर्सन होता क्या है? लीगल पर्सन बेसिकली एक ऐसी एंटिटी है जो कि नेचुरल ह्यूमन बीइंग नहीं है, नेचुरल पर्सन नहीं है, लेकिन उसको लीगल राइट्स हासिल हैं। जैसे कि कंपनी जो है वो कंपनी टू कंपनी वो कर सकती है, कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकती है, किसी भी एग्रीमेंट के अंदर जा सकती है, उसको राइट्स ड्यूटीज लाइबिलिटीज उसके ऊपर होती हैं, वो एक लीगल पर्सन है। लेकिन पार्टनरशिप जो है वो एक लीगल पर्सन नहीं है। हर पार्टनर पार्टनरशिप के अंदर एक सेपरेट एंटिटी रखता है, ठीक है। Management of a company is in the hands of few elected persons who are called directors, ठीक है। अब कंपनी के अंदर डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी के जो अफेयर्स हैं उनको रेगुलेट कर रहे होते हैं, उनको चला रहे होते हैं, ठीक है। उनको हम कहते हैं डायरेक्टर्स। लेकिन लेकिन पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स जो होते हैं वो इक्वल कंसिडर किए जाते हैं। वो फर्क बात है कि कोई स्लीपिंग पार्टनर है जिसने सिर्फ इन्वेस्ट किया हुआ है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लेकिन डिसीजन के अंदर उसको भी आप ऑन बोर्ड लेते हो। कंपनी के अंदर डायरेक्टर जो हैं वो डिसीजन मेकिंग का कर रहे होते हैं काम, बाकी सारे जो हैं वो सिर्फ कोई वर्कर है, कोई फाइनेंस के अंदर आ जाता है। लेकिन जो पार्टनरशिप है उसके अंदर सारे पार्टनर जो हैं वो इक्वली जो हैं वो डील कर रहे होते हैं अफेयर्स के साथ। अब पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर पार्टनरशिप को किस तरह से डिफाइन किया गया? पार्टनरशिप, पार्टनर, firm and firm name. Partnership is the relationship between two persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all, ठीक है। पार्टनरशिप के अंदर जो लोग हैं वो आपस में मिल के किसी एक कॉमन बिजनेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं और वो प्रॉफिट जो एंड प्रॉफिट होता है जो उसको शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। Persons who have entered into partnership with one another called individually a partners। अब हर पार्टनर जो उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर एंटर हुआ है उसको हम क्या कहेंगे कि ये एक सिंगल इंडिविजुअल पार्टनर है।
एंड कलेक्टिवली अ फर्म, और वो सारे पार्टनर्स मिलके एक फर्म बना रहे हैं, उसको हम सारे पार्टनर्स को कलेक्टिवली हम कहेंगे ये एक फर्म है। एंड द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड द फर्म नेम। अब जो फर्म की नाम होगा, कोई भी हो सकता है, फलां फलां लॉ एसोसिएट्स या कुछ भी, उसको हम कहेंगे ये फर्म नेम है, ठीक है। तो पार्टनर्स, इंडिविजुअल पर्सन जो कि एक पार्टनरशिप के अंदर एंटर हुए हैं, उन सब को मिला के कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे कि वो एक फर्म है, और उस फर्म का जो नाम रखा जाएगा उसको हम कहेंगे ये एक फर्म नेम है। ये सेक्शन 4 बता रहा है पार्टनरशिप एक्ट का 1932। ये पार्टनरशिप और कंपनी का मैंने डिफरेंस आपको बता दिया है, क्या समझ नहीं आया? कंपनी जो होती है वो एससीसीपी के जाके अंदर रजिस्टर होती है, कंपनी एक लीगल पर्सन है, और कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो जो है डिसीजन मेकिंग बॉडीज होते हैं। अब पार्टनरशिप के अंदर टोटली इसके ऑपोजिट होता है, हर इंडिविजुअल पार्टनर जो होता है वो आपका डिसीजन में डिसीजन ले सकता है। कंपनी जो है वो एक लीगल पर्सन नहीं है, ठीक है, ये डिफरेंस है इसमें। और कंपनी और जो पार्टनरशिप है वो ऐसा नहीं है कि आप कंपनी एक्ट के अंदर जाके रजिस्टर करो, आप पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू रजिस्टर करते हो। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है वो मैं आगे जाके आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह से एक फर्म रजिस्टर होती है या एक पार्टनरशिप रजिस्टर होती है। कंपनी का वो डिफरेंट है, वो SECP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर जाके रजिस्टर करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि पार्टनरशिप के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। अब्दुल हाय जो भी है अपना माइक बंद कर दें। माइक अपना प्लीज बंद कर दें। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए, फिर हम आगे चलें। नहीं, कंपनी एक्ट के अंदर कंपनी रजिस्टर होगी, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर पार्टनरशिप रजिस्टर होगी, ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? और किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें, आगे फिर डिटेल है, आगे मैंने रुकना नहीं है। 45 मिनट में पहुंचे। चलो आगे चलते हैं। एलिमेंट्स क्या है एक पार्टनरशिप के, मतलब एक पार्टनरशिप को कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए कौन कौन सी चीजें जो हैं वो चाहिए, कौन कौन सी रिक्वायर्ड है। इसके अंदर एसोसिएशन ऑफ 2 or more पर्सन, एक दो या दो से ज्यादा लोगों का एक एसोसिएशन होना जरूरी है किसी भी पार्टनरशिप के लिए। A partnership is an association between 2 or more person, and a person by law only includes individual, not other firms, ठीक है। एग्रीमेंट होना जरूरी है, इन एसोसिएशंस के साथ साथ एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। एग्रीमेंट, फॉर देयर टू बी अ पार्टनरशिप बिटवीन 2 or more पर्सन देयर हैज टू बी एन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन देम, ठीक है। अब ये नहीं है कि एक एसोसिएशन है उसके बीच में बस एक वो एसोसिएशन है, उनके कोई टर्म्स वगैरह जो हैं उन्होंने डिसाइड नहीं की हुई कि किस बेस के ऊपर जो है आप काम कर रहे हो, आपके क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये सब कुछ जो है ये एग्रीमेंट के अंदर आप लिखोगे। वो एग्रीमेंट को हम जो है वो आगे जाके डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, दूसरा एग्रीमेंट है, तीसरा कैरिंग ऑन ए बिजनेस है। अच्छा, इसके अंदर एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है, पार्टनरशिप एक्ट में भी बताया हुआ है कि आप एक एग्रीमेंट के थ्रू एक फैमिली नहीं बना सकते, मतलब एक जैसे जॉइंट फैमिली होती है आप उसको पार्टनरशिप नहीं कहते हो, ठीक है। अब थर्ड जो है वो है कैरिंग ऑन ऑफ द बिजनेस। आप एक बिजनेस चला रहे हो, एक एसोसिएशन हो आपकी, दूसरा आपका पार्टनरशिप की एग्रीमेंट हो, तीसरा आपका एक बिजनेस करने का इरादा हो। द फर्म मस्ट बी कैरिंग ऑन सम बिजनेस
Here the business will include any trade, profession or occupation. ठीक है, आप इसके अंदर कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो, कोई भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, वो एक फर्म कहलाएगी। ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग, profit sharing, the sharing of profit is one of the essential element of a partnership. फिर है one partner cannot be entitled to the entire profits of the firm। सही, प्रॉफिट शेयरिंग होगी, लेकिन इसके अंदर शेयरिंग इस हिसाब से होगी कि सबके अंदर इक्वली डिवाइड करेंगे, या जो भी रेशियो जो है वो एग्रीमेंट के अंदर डिसाइड की जाएगी। जैसे स्लीपिंग पार्टनर है तो उसको कहेंगे कि हम इतने परसेंट देंगे, बाकी जो एक्टिव पार्टनर्स हैं उनको हम इतने परसेंट देंगे प्रॉफिट का। अब लेकिन ये नहीं है कि एक ही बंदा सारा प्रॉफिट जो है वो ले जाए। सही। अब काइंड ऑफ पार्टनरशिप, ये सेक्शन 7 और 8 जो है एक्ट का, पार्टनरशिप एक्ट का, वो बता रहा है किस तरह से पार्टनरशिप जो है वो 4 किस्म की होती हैं। पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स टर्म, पर्टिकुलर पार्टनरशिप और जनरल पार्टनरशिप, ये 4 किस्म की पार्टनरशिप होती हैं। ठीक है, अब इनको हम वन बाय वन देखते हैं कि ये होती क्या। पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल का ये मतलब है कि आप जो हो किसी फिक्स टर्म के लिए पार्टनरशिप नहीं कर रहे हो। सही है, देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन अ फिक्स्ड पीरियड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आप एक खास टाइम के लिए नहीं कर रहे हो, एक खास मकसद के लिए नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अपनी विल के साथ एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट आपने किया है, और जो है आप उसको वो कंटिन्यू करोगे। सही। पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स टर्म, फिक्स टर्म का मतलब ये है कि ये वाला काम आपने करना है, ये काम हो जाए तो आपके एग्रीमेंट जो है वो खत्म हो जाएगा, आपके पार्टनरशिप जो है वो खत्म हो जाएगी। The partners may agree on a duration of this arrangement. This would mean the partnership was created for a fixed duration of time. After the expiration of such a duration, the partnership shall also end। ठीक है, आप एक डिसाइड कर लेते हो कि आपने दूसरे के साथ एक एग्रीमेंट किया कि आपने यहाँ से गोदाम से ये चीजें उठा के इधर करनी है। अब जब वो सीजन आएगा आप तब तक के लिए वो पार्टनरशिप करोगे कि आपने यहाँ चीजें उठाई गोदाम से और अपने पास रख ली। तो ये एक पार्टनरशिप फिक्स टाइम के लिए होगी, और जैसे ही वो टाइम एंड होगा आपकी पार्टनरशिप भी जो है एंड हो जाएगी। पार्टनरशिप एट विल, जिसके अंदर कोई फिक्स टाइम नहीं है। पार्टनरशिप फॉर फिक्स टर्म, जिसके अंदर एक 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, एक फिक्स ड्यूरेशन है किसी भी एग्रीमेंट करने की। ठीक है। Particular partnership, a partnership can be formed for one particular venture or undertaking. After the completion of the said venture or activity, the partnership will be dissolved. आपने किसी एक खास काम के लिए पार्टनरशिप की है, हो सकता है कि वो मल्टीपल चीजों के लिए जो है वो एक फर्म हो, लेकिन आपने उस फर्म के साथ एक एग्रीमेंट कर ली है एक खास पर्टिकुलर चीज के लिए। अब वो पर्टिकुलर चीज खत्म हो गई, आपका एग्रीमेंट जो है, आपकी पार्टनरशिप जो है उस फर्म के साथ जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। जनरल क्या है, when the purpose for the formation of partnership is to carry out the business in general, it is said to be the general partnership। किसी खास पर्टिकुलर चीज के लिए आपने पार्टनरशिप नहीं की हुई, बल्कि जब तक ये बिजनेस चलेगा आप चलाते रहोगे और ये काम होता रहेगा, तो ये हो जाएगी जनरल पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल, जिसके अंदर कोई फिक्स टर्म नहीं है, फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। पार्टनरशिप जो दूसरी है वो क्या है, पार्टनरशिप फॉर फिक्स टर्म। फिक्स टर्म का मतलब आपने एक खास वक्त के लिए पार्टनरशिप किया। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, एक खास चीज के लिए पार्टनरशिप आपने की है। जनरल पार्टनरशिप जो कि खास चीज के लिए नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा चीजों के लिए हो सकती है, और उसके अंदर कोई एंड लिमिट नहीं है, आप जो हो अपना बिजनेस जो है वो कैरी ऑन कर सकते हो। सही। अब रजिस्ट्रेशन के ऊपर आते हैं कि पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन किस तरह से होती है। लाहौर के अंदर पार्टनरशिप एक डीड बनती है, वो डीड जो है आप जाके पूंछ हाउस में रजिस्टर कराते हो, और वो एक पार्टनरशिप आपके नाम पे रजिस्टर हो जाती है। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स का मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे पूंछ हाउस में रजिस्टर होती है। आप में से किसी को पता हो तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है क्या, रजिस्ट्रेशन बेसिकली होती किस तरह से। प्रोसेस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्स फॉर द सबमिशन ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए पार्टनरशिप रजिस्टर कराने के लिए। एलएलपी होती है, वो मैं बताऊंगी आपको।
लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी होती है। अच्छा, पार्टनरशिप डीड एग्जीक्यूटेड ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर वर्थ ₹1000। उसके अंदर क्या क्या होगा? नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एड्रेस, फिर उसके साथ साथ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्या है पार्टनर्स के या थर्ड पार्टी के साथ या उनके आपस में, अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2 witnesses एज प्रिस्क्राइब अंडर द लॉ। ठीक है। अब पार्टनरशिप के डीड के अंदर नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर चाहिए ₹1000 का। नाम नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर वो होता है जो कि कोर्ट की कार्रवाई के लिए यूज नहीं हो रहे होते स्टैम्प पेपर। आजकल तो ई स्टैम्प पेपर्स हैं। तो ये जो स्टैम्प पेपर आप कोर्ट की कार्रवाई के लिए यूज नहीं करते उसको हम कहते हैं नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। तो वो स्टैम्प पेपर जो है वो ₹1000 का आप निकलवाओ, और मैं दिखा देती हूँ उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें चाहिए। ये विजिबल है या मैं स्क्रीन को बड़ा करूं? पार्टनरशिप डीड का फॉर्म विजिबल है आप लोगों को या मैं इसको बड़ा करूं? अच्छा, मैं करते हैं, इसको बड़ा करते हैं। अब विजिबल होगा। अच्छा, ये डीड होती है पार्टनरशिप की, इसके लिए ये चीजें रिक्वायर्ड हैं, इसको मैं आपको बता देती हूँ। नेम ऑफ पार्टनर्स एंड देयर एड्रेसेस, जैसे ये नीचे लिखा है कि पार्टनर नंबर 1 फला फला, डॉटर ऑफ या सन ऑफ फला फला, रेजिडेंट ऑफ ये एरिया। और सेकंड पार्टनर का भी सेम ही होगा, नेम, उसकी बल्दियत, उसका रिहाइश। ठीक है, ये दोनों लिखे जाएंगे। फिर विटनेस एज फॉलो, ये लोग जो हैं वो विटनेस होंगे। Now, therefore, both the parties above described bind themselves and their respective executors, administrators, and legal hereas under. Commencement, the partnership hereby constituted shall be deemed to have been commenced from immediate effect। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी होंगी। फर्म का नाम क्या है, फर्म की नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, प्लेस क्या है उस बिजनेस का, मतलब कहाँ पे है ये फर्म एग्जिस्ट कहाँ पे कर रही है। फिर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट सबकी आएंगी कि कौन कौन से पार्टनर की। मेरी आवाज सबको आ रही है कि सिर्फ किसी एक बंदे को, मिस्टर एडवोकेट हूसोएवर ही इज, उसको नहीं आ रही? मेरी आवाज क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। चलें आगे चलते हैं। प्लेस ऑफ बिजनेस, फिर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट मतलब एक पार्टनर ने कितना इन्वेस्ट किया है, दूसरा पार्टनर ने कितना इन्वेस्ट किया है, तीसरा है तो उसने कितना इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्टमेंट के बारे में आ जाएगा। कैपिटल, कैपिटल टोटल उस फर्म का कितना जो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है उसको कैपिटल कहते हैं, वो आ जाएगा। शेयर्स, प्रॉफिट एंड लॉसेस, किस किस के कितना कितना प्रॉफिट जो है वो दिया जाएगा। और अगर आपने लॉसेस को भी शेयर करना है उसको भी आप डिफाइन करोगे इसके अंदर, किस हिसाब से आपने करना होगा। बुक ऑफ अकाउंट्स कि आपका टोटल जो रोजाना का होगा क्या क्या हो रहा है, कितना खर्चा हुआ है, एक्सपेंसेस कितने हैं, आपने कितने स्पेंड किए हैं, ये सारा कुछ आ जाएगा बुक ऑफ अकाउंट्स में। एनुअल अकाउंट्स, आपका ईयरली आपका कितना खर्चा हुआ है, आपने कितना प्रॉफिट कमाया है, आपका कितना लॉस हुआ है, ये एनुअल अकाउंट्स के अंदर आ जाएगा। ड्रॉइंग्स, आपने कितने पैसे ड्रॉ किए हैं, या किस जो आपका पार्टनर है उसको वो राइट है कि वो ड्रॉ कर सकता है पैसे, मतलब निकाल सकता है पैसे। ठीक है, अपने खर्चे के लिए या फर्म के खर्चे के लिए जो फाइनेंसेस का है वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। बैंकिंग के बारे में इंफॉर्मेशन कि आपका अकाउंट कौन सा है। और फिर उसके बाद आ जाएगा अटेंशन टू बिजनेस आ जाएगी। फिर डेथ ऑफ पार्टनर, डेथ किस, अगर एक पार्टनर की डेथ हो गई है या कुछ ऐसा को मिसहैप हो गया है तो उसके अंदर क्या होगा, किस तरह से पावर जो है वो किस तरह से ट्रांसफर हो जाएंगी, पार्टनरशिप टूट जाएगी या रहेगी, या हम नया पार्टनर ऐड करेंगे, ये सारा कुछ जो है वो इसके अंदर डिफाइन होगा। वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप मतलब आप किस तरह से इस पार्टनरशिप को डिसॉल्व करोगे वो भी इसके अंदर आएगा।
इनकम टैक्स जो है वो किस तरह से आप लोगों ने देना है वो भी आएगा। आर्बिट्रेशन का ये मतलब है कि अगर दो या दो से ज्यादा लोगों के अंदर, फर्म के पार्टनर्स के अंदर झगड़ा हो गया तो क्या आप तीसरे बंदे को आप आर्बिट्रेटर अपॉइंट करोगे। आर्बिट्रेशन क्लॉज होती है कि किस तरह से आप अपने मामलात को सॉल्व करोगे, सही है। मिसलेनियस या और भी कोई चीजें आप लोगों ने ऐड करनी है। और फिर ये पार्टनर्स के सिग्नेचर आ जाएंगे और दो विटनेसेस के सिग्नेचर आ जाएंगे, ठीक है। किसी को इसमें प्रॉब्लम है? ये होता है रजिस्ट्रेशन का एक ये आपने लिखना होता है, ये स्टैम्प पेपर के ऊपर ये सारी चीजें आ जाएंगी। जो 1000 रुपीज का स्टैम्प पेपर है उसके अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद एक फॉर्म होता है, फॉर्म नंबर 1 जिसको कहते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर आता है। उसके अंदर ये विजिबल है ये वाला फॉर्म? यस मैम, विजिबल है। अच्छा, ये वाला जो फॉर्म है ना, इसके अंदर भी आप ये फिल करके चीजें इसके अंदर ये 100 रुपीज का फॉर्म है। ये भी या तो वो वेबसाइट से डाउनलोड हो जाता है या आप जाके ले लेते हो। ये फर्म का नाम इसके अंदर आ जाएगा, शेयर्स की डिटेल इसके अंदर आ जाएगी। फिर ये आप लोगों के जो जो एफिडेविट है, इसको एफिडेविट कहते हैं, जो आप अपने आप से करते हो कि आए, फिर वल्दियत, फिर उसका सारा के आप अपने नॉलेज के अंदर ये स्टेटमेंट जो है वो साइन करो, और फिर विटनेस के सिग्नेचर आ जाएंगे नीचे, ठीक है। ये वाला जो है ये विटनेस के लिए एक फॉर्म बना हुआ है, फॉर्म नंबर 1 कहते हैं इसको। ये पार्टनरशिप रजिस्टर आप करवाते हो, उसके अंदर दो चीजें हो गई अभी तक। एक तो आपका वो 1000 रुपीज का नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर जिसके ऊपर ये सारी चीजें आएंगी। फिर उसके बाद ये फॉर्म नंबर 1 आ जाएगा। फिर उसके साथ बैंक का चलान आ जाएगा जिसके अंदर जो भी रजिस्ट्रेशन फी होगी प्रिस्क्राइब वो आप जमा कराओगे। CNIC कॉपीज होंगी सारे पार्टनर्स की और सारे विटनेसेस की जितने भी हैं, वो आप जमा कराओगे। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप नोटराइज करवा लोगे। नोटरी पब्लिक्स होते हैं हर कोर्ट के अंदर, और वो जो है वो एक स्टैंप लगा देते हैं, वो नोटराइज हो जाता है डॉक्यूमेंट, ठीक है। फिर पार्टनर्स मे हैव टू फिजिकली अपीयर बिफोर द रजिस्ट्रार फॉर्म्स इफ रिक्वायर्ड बाय हिम, ठीक है। अगर तो रजिस्ट्रार फॉर्म ये कहता है कि आप मेरे सामने अपेयर होके ये जो भी पार्टनर्स हैं तो वो आप उसके सामने अपेयर होके जो है वो कर लेते हो, उसको बता देते हो चीजें, ठीक है। या जो भी आपसे वो इंक्वायरी करता है आप उसको दे देते हो। किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले प्लीज। मैम, इसका कंपनीज का या पार्टनरशिप जो फर्म्स हैं उनका कोई जनरल ऑब्लिगेशंस या ड्यूटीज हैं टुवर्ड्स अदर पीपल, टुवर्ड्स द पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आउटसाइड पीपल, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे नेस्ले कंपनी का टुवर्ड्स वी एज अ जनरल हाँ पब्लिक, जी, ऐसे कुछ भी? हाँ जी। ये मैंने आपको बताया था कि जो कंपनीज होती है ना वो होती हैं लीगल पर्सन, उनको राइट्स भी हैं, ऑब्लिगेशंस भी हैं, उनकी ड्यूटीज भी हैं। तो एक कंपनी को आप कंपनी के नाम पे सू कर सकते हो। जैसे आपने नेस्ले की एग्जांपल दी है तो आप उसको डायरेक्टली नेस्ले के नाम पे सू कर सकते हो, ठीक है। तो वो जो है वो लाइबल है, कोई भी किसी भी किस्म का कोई मिसहैप होता है कंपनी एज इट सेल्फ जो है वो लाइबल है, ठीक है। फिर कंपनी के बिहाफ के ऊपर आते हैं जो भी उन्होंने अपॉइंट किए हो डायरेक्टर्स वगैरह, वो आते हैं और वो आके जो है अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। फर्म के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि आप फर्म को तो नहीं सू करोगे, आप फर्म के पार्टनर को सू करोगे, क्योंकि फर्म इटसेल्फ जो है वो लीगल पर्सन नहीं है। होपफुली आपको ये थोड़ा सा समझ आ गई होगी चीज। यस मैम, लेकिन फर्म के तमाम पार्टनर्स को सू करेंगे जब अगर हमें करना हो, या सिर्फ एक इंडिविजुअल जिसने आपके साथ कुछ किया हो तो? आप इंडिविजुअल को भी कर सकते हो, आप फर्म के सारे पार्टनर्स को भी कर सकते हो सू, वो कोई ऐसा नहीं है इशू, ओके मैम। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी, स्लाइड शेयर हो जाएंगे, वो कोई मसला नहीं है, मैं पहले भी कर देती हूँ शेयर, वो टेंशन ना लिया करें आप लोग। ठीक है, आगे चले। यस यस मैम। मैम। चलें रेजोल्यूशन के ऊपर आते हैं कि किस तरह से एक पार्टनरशिप को खत्म किया जा सकता है। ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन नंबर 39 से 55 के अंदर बताया हुआ है कि किस किस तरह से पार्टनरशिप को डिसॉल्व किया जा सकता है। अब इसके अंदर दो किस्म की चीजें हैं रेजोल्यूशन के अंदर, एक तो वॉलेंट्री
जिसके अंदर पार्टनर्स जो हैं वो खुद डिसाइड करते हैं और डिसॉल्व कर देते हैं फर्म। दूसरा है कि आपने डिसॉल्व करवाना है कोर्ट के थ्रू, दो होते हैं ये, ठीक है। द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अब वॉलेंट्री डिसोल्यूशन के अंदर जो है वो कोर्ट के ऑर्डर जरूरी नहीं होते। अब वॉलेंट्री भी चार हिस्सों में डिवाइडेड है। बाय एग्रीमेंट, सेक्शन नंबर 40। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, सेक्शन नंबर 41। थर्ड है हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसीज, सेक्शन नंबर 42। डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, सेक्शन नंबर 43। इन सारों को मैं आगे जाके एक्सप्लेन करती हूँ। ये समझ आ गई आपको कि एक वॉलेंट्री डिसोल्यूशन होती है जो कि पार्टनर्स खुद डिसाइड करते हैं, और वो सारा ये आ जाता है, ये चारों के चारों, ठीक है। फिर एक होती है डिसोल्यूशन जो कोर्ट के ऑर्डर्स के थ्रू होती है, और वो कोर्ट डिसाइड करता है, ठीक है। कंपनी के अंदर डिफरेंट होता है, कंपनी के अंदर थोड़ा सा वाइंडिंग अप का प्रोसीजर होता है, और वो जब कंपनी का हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। किसी का कोई क्वेश्चन है इसके अंदर? आप लोगों को वॉलंटरी और कोर्ट के थ्रू वाली चीज तो समझ आ गई है? यस मैम। चलें आगे चलते हैं। यस मैम। अच्छा, एग्रीमेंट के थ्रू किस तरह से? मसलन चार पार्टनर्स हैं, चार पार्टनर्स एग्री करते हैं कि भाई हमारे पास तो आपको कैपिटल रह ही नहीं गया कि हम इस फॉर्म को रन करें, प्रॉफिट हम बना नहीं रहे, तो अच्छा ये है कि हम जो है इसको वाइंड अप करें और खत्म करें, डिसॉल्व करें ये पार्टनरशिप। तो ये हो जाएगी पार्टनरशिप बाय एग्रीमेंट, ठीक है। अब कंपल्सरी रेजोल्यूशन क्या है? बाय हैपनिंग ऑफ एन इवेंट व्हिच मेक्स इट अनलॉफुल फॉर द बिजनेस ऑफ अ फर्म टू बी कैरिड ऑन और फॉर द पार्टनर्स टू कैरी इट ऑन द पार्टनरशिप by adjudication of all the partners or of all the partners but one as insolvent। कोई ऐसी चीज हो गई है कि डिसॉल्व करना जरूरी हो गया। इसके अंदर एक एग्जांपल दी हुई है, इंसॉल्वेंट, एक आपके पार्टनर के पास पैसे ही नहीं रह गए, तो वो जो है डिसॉल्व करनी पड़ जाएगी पार्टनरशिप। आपको कंपलसरी हो गया, अब मैंडेटरी हो गया कि आप पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दो। मतलब आप खुद से करना नहीं चाह रहे हो, लेकिन कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए हैं जिसने कंपलसरी कर दिया है एक फर्म को कि वो डिसॉल्व हो जाए, तो वो अच्छा है। सेकेंड है डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसीज। कुछ ऐसे हादसात हो गए हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस के बाद जो है वो डिसॉल्व हो जाएंगी पार्टनरशिप। इसके अंदर क्या है? इफ कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स टर्म बाय द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म, ठीक है। कंडीशंस कुछ ऐसी रख दी जाती हैं पार्टनरशिप करते वक्त कि ये सारी कंडीशंस अगर पूरी हो जाती हैं तो डिसॉल्व हो जाएगी पार्टनरशिप। इसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसीज। पहला क्या है कि आपने एक फॉर्म बनाई है फॉर अ फिक्स टर्म, ठीक है, वो मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप की टाइप के अंदर। तो वो अगर एक्सपायर हो जाती है टर्म, तो आप उसको, वो पार्टनरशिप आपकी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। सेकेंड, इफ कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग बाय कंप्लीशन देयर ऑफ, ठीक है। अगर एक से ज्यादा चीजों के लिए पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूट की गई है, उनमें से एक चीज खत्म हो गई है, तो वो एक चीज तक, एक चीज के में दूध हिस्से की पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। बाय द डेथ ऑफ ए पार्टनर, एक पार्टनर की डेथ हो गई है अगर, तो आपने ये जैसे वो हमने देखा है स्टैम्प पेपर के ऊपर डेथ का एक पोस्टुलेट आया है, तो अगर वो डेथ के अंदर आपने ये लिखा हुआ है कि अगर सिर्फ एक पार्टनर की डेथ होती है तो बाकी पार्टनर्स के ऊपर जो है वो जिम्मेदारियां ट्रांसफर हो जाती हैं, तो हो सकता है कि उस केस के अंदर पार्टनरशिप डिसॉल्व ना हो। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है उसके अंदर कि अगर किसी एक की भी डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, तो इन दैट केस पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व कर दी जाएगी। बाय एजुडिकेशन ऑफ ए पार्टनर एज ए सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट। अब दूसरे पार्टनर के पास इंसॉल्वेंट हो गया है, उसके पास पैसे नहीं है, वो पॉपर हो गया है, तो उस केस के अंदर भी पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। ये समझ आ गया सबको? यस मैम। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। जी। मैम ये जितने भी टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन है, इसमें कोई रीजनेबल ग्राउंड्स होना चाहिए फॉर डिसॉल्विंग पार्टनरशिप या नहीं? ये देखें, अब ये कोर्ट के प्रोसीजर के थ्रू तो नहीं हो रही कि हमें रीजनेबल ग्राउंड चाहिए। पार्टनरशिप्स हैं वो आपस में, उन्होंने पार्टनरशिप बनाई है और वो आपस में ही डिसाइड कर रहे हैं कि ये चीजें होंगी तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, तो ठीक है, उनकी मर्जी है।
चौथा जो है वो हमारे पास ये है, डेसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, पार्टनरशिप एट विल हमने पढ़ी थी। Where the partnership is at will, the firm may be dissolved by any partner giving notice in writing to all other partners of his intention to dissolve the firm। ठीक है, अब इसके अंदर होता ही है कि आपने एक पार्टनरशिप कर ली है, आपने बना ली है, उसमें से एक पार्टनर जो है वो वैसे ही जाना चाह रहा है, तो आप जो हो वो टर्म्स एंड कंडीशंस आप राइट डाउन करते हो, आप लिखते हो जब आप पार्टनरशिप कर रहे हो, तो आप किसी फर्म को बना रहे हो, तो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो, तो कि इन केस अगर एक पार्टनर जो है वो जाता है, तो उसका शेयर हम किस तरह से करेंगे, मतलब जो उसने शेयर कंट्रीब्यूट किया हुआ है, क्या हम उसको एज इट इज सारा वापस कर देंगे, क्या उसका 50% वापस करेंगे। अब जो ये बाकी पार्टनर्स रह जाते हैं, या तो ये वो डिसाइड करेंगे, या ये होगा कि वो पहले से जब आप पार्टनरशिप बनाते हो तो ये रिटन चीज होती है कि इस सूरतों के अंदर क्या क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। The firm is dissolved as from the date mentioned in the notice as the date of dissolution, or if no date is mentioned as from the date of communication of the notice। अब इसके अंदर हो ये रहा है कि एक पार्टनर जो है वो ये कह रहा है कि मैं ये पार्टनरशिप चलाना नहीं चाहता और मैं जा रहा हूँ, तो और वो नोटिस दे देता है कि पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व होगी। तो अब इस केस के अंदर जब वो नोटिस देता है उस दिन से पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, और अगर वो नोटिस नहीं मिलता तो वो कम्युनिकेट जब होगा नोटिस, तो वहां से वो पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व कंसिडर की जाएगी। सही है? ये कोर्ट के थ्रू अब आगे 5 मिनट का वेट कर लेते हैं। अब मेरा सांस खुश्क हो गया बोल बोल के। किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लीजिए। मैडम आपने कहा था कि कंपनी की कुछ ऑब्लिगेशंस और राइट्स होती हैं एज अ लीगल पर्सन। तो हम्म। अगर जैसे मैंने आपसे पहले भी नेस्ले का सवाल किया, तो अगर हमें उससे कोई प्रॉब्लम हो, कोई कुछ मिसलीडिंग उनके लेबल पे हो, कुछ भी हो, तो हम्म। क्या उनके कोई स्पेसिफिक सेक्शंस हैं जिन पे हम पॉइंट आउट करके उनको सू करते हैं, या फिर ये एक जनरल अजम्पशन है या इम्प्लाइड ऑब्लिगेशंस हैं कि वो अपने कंज्यूमर्स वगैरह को मिसलीड या ऐसा कुछ नहीं करेंगी, तो वो हम किस बेसिस पे उनको सू कर सकते हैं, मतलब एज अ जनरल हम कंज्यूमर नॉर्मल। हाँ हाँ, अब इसके अंदर होता ये है कि अगर आपके साथ कुछ इस तरह का हादसा हो चुका है, तो सबसे पहले तो एक लीगल नोटिस आप भिजवाते हो उसको, जो भी आप कह रहे हो नेस्ले है या कोई भी है, आप उसको लीगल नोटिस भिजवाते हो। 15 दिन के अंदर अंदर जो आपके साथ वाकया हुआ है आपको एक लीगल नोटिस भिजवाना है। ठीक है, अब वो लीगल नोटिस भिजवाने के बाद अगर तो उनका आंसर आता है तो दैट्स गुड, लेकिन अगर उनका आंसर नहीं आता तो आप कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जाते हो। कंज्यूमर कोर्ट आपके मामलात को जो है वो एड्रेस भी करता है, लेकिन उसके अंदर ये है कि आपके साथ अगर कोई इस तरह का वाकया हुआ हो, आप 15 दिन के अंदर उनको नोटिस भिजवाओ और 30 दिन के अंदर अंदर आप कंज्यूमर कोर्ट चले जाओ। ठीक है, अब जो आप क्वेश्चन कर रही हो ना कि हम किस तरह से उनको सू करेंगे, अब उसके अंदर आप देखो, आप उनकी वेबसाइट के ऊपर जाओ, उसका एक पूरा लीगल सेल होता है। आप उनको जो है लीगल से आप लिखोगे, जब आप कोर्ट के अंदर फाइल करोगे तो लिखोगे आप इसी तरह के नेस्ले को आप सू कर रहे हो, लेकिन आप साथ साथ जो है वो नोटिस नेस्ले को थ्रू किसका सू कर रहे हो आप उसका नाम लिख दोगे। जो जो भी डायरेक्टर होगा या जो भी लीगल उनका बंदा होगा आप उसका नाम लिख दोगे। तो आपने कंपनी को एज ए जनरल जो है वो सू किया है, कंपनी को किया है बेसिकली, और वो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है जो आपको आंसर करेगा उस सू करने पे। ये तो मैं समझ आई आपको बात? आपने बोला कि कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा वो, इसलिए मैं पूछूं कि क्या कंज्यूमर एक्ट एक डिफरेंट चीज है, या फिर जो है कंपनी में ही जो है ये आता है ये चीज देखिए, कंज्यूमर। कंपनी के एक्ट है ना, वो तो कंपनी के आपस के मामलात को कर रहे हैं ना, कंपनी किस तरह से बनेगी, कंपनी किस तरह से डिसॉल्व होगी। अब जो ये जनरल पब्लिक है उसके लिए तो एक डिफरेंट एक्ट बनाया हुआ है, कंज्यूमर एक्ट, वो आप लोग उसके अंदर जाके आप सेक्शन नंबर उसका 25 है, वहां पे आप जाके कंप्लेन फाइल करते हो, और वो कंप्लेन फाइल करने के बाद आपको जो है वो एड्रेस किया जाता है कंप्लेन्स को आपकी। जो बहुत कम लोग इस चीज को अवेल कर रहे हैं, लोगों को नहीं पता होता कि अगर आपके साथ कोई मिसहैप हुआ है तो आपके पास एक फोरम है जहाँ पे आप जो हो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो।
ये समझ आ गई? यस मैम। चलें फिर हम आगे चलें आप। यस मैम। चलें। द कोर्ट में डिसॉल्व अ फर्म ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड। अब ये वाली वो सारी कंडीशंस हैं जिसके अंदर कोर्ट जो है वो खुद डिसॉल्व कर रहा है फर्म को, ठीक है। द कोर्ट में डिसॉल्व द फर्म ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड। पहले, insanity or unsound mind, that a partner has become of unsound mind. Two things to remember here: the partner is not a sleeping partner, the sickness is not temporary, ठीक है। ये पार्टनरशिप किस तरह से डिसॉल्व करेगा कोर्ट? पहले उसको ये एविडेंस मिल जाए कि वो कोई पार्टनर जो है वो अनसाउंड माइंड का, अनसाउंड माइंड लूनेसी, जिसके अंदर कुछ खास टाइम पीरियड के लिए जो है वो बंदा अपने सेंसेस में नहीं रहता है, वो अनएबल है अंडरस्टैंड करने में चीजें, ठीक है। लेकिन वो साथ साथ ये कह रहे हैं कि ये इंसैनिटी जो है ये टेम्पररी ना हो, ये ना हो कि 2 घंटे के लिए वो सही नहीं है तो आप उसको पार्टनरशिप जो है वो रिमूव कर दोगे, नहीं, बल्कि वो परमानेंट हैसियत अख्तियार कर चुके हुए हो। और जो पार्टनर है वो स्लीपिंग पार्टनर ना हो। स्लीपिंग पार्टनर का ये मतलब होता है कि हो सकता है कि उसने इन्वेस्टमेंट कर दी हो फर्म के अंदर, लेकिन वो एक्टिवली ड्यूटीज या एक्टिवली वो सारा कुछ परफॉर्म ना करो, इसको कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर। तो अगर स्लीपिंग पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो भी गया है तो उस केस के अंदर पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं होगी, ठीक है। Second है permanent incapacity. If a partner becomes permanently incapable of performing his duties as a partner, हो सकता है पार्टनर को स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, हो सकता है पार्टनर को कुछ ऐसी प्रॉब्लम फिजिकल मेंटल हो गई हो कि वो बिल्कुल पार्टनरशिप को कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो इन दैट केस जो कोर्ट है वो डिसॉल्व कर देगी पार्टनरशिप, ठीक है। गिल्टी ऑफ कंडक्ट, when a partner is guilty of conduct which is likely to affect the carrying on of a business, ये है कि उसने कोई क्रिमिनल एक्ट कर दिया हो, उसने कोई गबन कर दिया हो, इन सारी सूरतों के अंदर जो है वो पार्टनरशिप को खत्म करने का इख्तियार रखती है कोर्ट। when a partner is guilty of conduct which is likely to affect the carrying on of the business, चोरी करके भाग गया हो, गोदाम में जितना रॉ मटेरियल पड़ा हुआ था वो उसने निकाल लिया हो, या इस तरह के कोई हो, तो वो जो पार्टनर्स आपस में हैं वो जा सकते हैं कोर्ट और वो कह सकते हैं कि हमारा इस वाले पार्टनर ने हमारे साथ ये वाली ज्यादती की है, तो पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व कर दी जाएगी थ्रू द ऑर्डर्स ऑफ ए कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास persistent breach of an agreement. Partner may willfully or persistently commit a breach of an agreement relating to management of the affairs of the firm or reasonable conduct of its business, or conduct himself in matter relating to business that is not reasonably practicable for other partners to carry on a business in a partnership with him. अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि पार्टनर जो है आपका वो जानते बूझते हुए जो भी कमिटमेंट्स हैं उनको पूरी तरह से नहीं कर रहा, बार बार एग्रीमेंट को तोड़ी जा रहा है। अब एग्रीमेंट के अंदर ये बात लिखी हुई है कि आपने इस वाले थर्ड पार्टी के साथ आपने कोई एग्रीमेंट नहीं करना, ये पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी हुई है, लेकिन मुसलसल फर्म का एक पार्टनर उस तीसरी पार्टी को अप्रोच करता जा रहा है, तो जो बाकी के पार्टनर्स होंगे वो उसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे और ये कहेंगे कि ये ब्रीच कर रहे एग्रीमेंट की जो हमारे दरमियान हुआ है। तो इस सूरत के अंदर भी पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकती है कोर्ट, ठीक है। अब मैनेजमेंट के कुछ अफेयर्स हैं जिसके अंदर वो परमानेंट ब्रीच करता ही जा रहा है। मैनेजमेंट के अफेयर्स किस तरह से हैं कि कुछ ऐसे आपके अकाउंट्स हैं उसके अंदर से पैसे विड्रॉ करता जा रहा है और वो पैसे विड्रॉ करना अलाउ नहीं है, वो आपके पार्टनरशिप के अंदर वो पैसे कंज्यूम होने चाहिए, वो उसमें लगने चाहिए, लेकिन वो आपका जो पार्टनर है वो बिजनेस वो पैसे विड्रॉ करता जा रहा है और जो है मैनेजमेंट आपकी कंपनी की खराब होती जा रही, कंपनी कह रही हूँ, पार्टनरशिप की खराब होती जा रही है, तो इन दैट केस भी आप कोर्ट जा सकते हो, कोर्ट में उसके खिलाफ एप्लीकेशन दे सकते हो, एप्लीकेशन देने के बाद वो पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व कर दी जाएगी। रीजनेबल कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस, अच्छा, कोई भी ऐसा काम, एक फर्म खुली है सर्विसेज देने के लिए, ठीक है। अब कोई पार्टनर बीच बीच से वो सर्विसेज देने के बजाय वहां कुछ रख के बेचना शुरू कर देते हैं। अब हो सकता है कि ये आपकी डीड जो है उसके अंदर ये चीज ना हो, एक्सेप्टेबल ना हो,
अब उसके अंदर क्या होगा कि ये रीजनेबल कंडक्ट नहीं है एक पार्टनरशिप में, तो आप कोर्ट जा सकते हो और कोर्ट जाके आप उसको जो है वो ठहरा सकते हो अकाउंटेबल। सही। Conduct himself in a matter relating to business that is not reasonable practice for any partners to carry on the business in a partnership with him। ठीक है। अब एक पार्टनर जो है वो बाकी पार्टनर्स के काम में मुदाखलत कर रहे हैं, हो सकता है काम सबका कॉमन है, ग्राउंड सबका कॉमन है, कंक्लूसिव एंड सबका कॉमन है, लेकिन आप काम सबके अलग अलग है। एक फाइनेंस सेक्रेटरी होगा, एक जो है जिसने किसी के साथ डील करना होगा, एक जो है जिसने फॉरेन ट्रिप्स करने होंगे। अब तीसरा अब एक पार्टनर जो है वो इस तरह के कोई काम करता है जिससे बाकी दो पार्टनर्स के जो डिवीजन हुई है वर्क की, उसके अंदर इंटरफेरेंस करना शुरू कर देता है। इन दैट केस आप उन दोनों पार्टनर्स का प्रॉब्लम हो जाती है काम करना, तो वो भी कोर्ट जा सकते हैं और वे कहते हैं कि इस पार्टनर की वजह से हमारी जो पार्टनरशिप है वो खत्म ही हो जाए तो बेहतर है। Transfer of interest, that a partner has in any way transferred the whole of his interests in the firm to a third party। अब ये होगा कि फर्ज करें तीन लोगों के बीच की पार्टनरशिप है, तीन लोगों की पार्टनरशिप है, उसके अंदर से एक पार्टनर ने इन्वेस्ट किया हुआ 10,000 रुपये। अब वो 10,000 रुपया अपना विड्रॉ करता है और तीसरी पार्टी को जाके दे देता है, तो वो जो है पार्टनरशिप के अगेंस्ट होगा और वो अपने सारे जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर कर रहे हैं थर्ड पार्टी को। तो वो एक ऐसी चीज है जिससे पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। Has allowed it to be sold in the recovery of arrears of land revenue or of any dues recoverable as arrears of land revenue due by the partner। अच्छा, अब इसमें होता यह है कि कोर्ट जो है सजा देने के लिए कुछ फाइन्स देती है। किसी भी केस की एग्जांपल ले लें, जनरली आप एग्जांपल ले लें, फर्ज करें एक मेंटेनेंस का केस है, एक बंदा जो है उसने अपने बच्चे को मेंटेनेंस देनी है, उसके कोर्ट ने फिक्स कर दिया है कि आपने हर महीने अपने बच्चे को भी लाख रुपया मेंटेनेंस का देना है। अब वो दे ही नहीं पाता, हर महीने इकट्ठा होता जा रहा है, तो कोर्ट क्या करती है, रिकवर करती है उसके जो भी फाइन है एज एन अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, उसके जितने पैसे उसकी लैंड को कुर्क कर लेगी, वो सारा कुछ करेगी और फाइन उससे इस तरह से कलेक्ट कर लेगी। अगर तो आपका पार्टनर इस तरह का है जिसके कोर्ट के थ्रू वो लैंड जो है वो कब्जे में ले ली गई है या उसके टैक्सेस जो हैं वो कब्जे में ले लिए गए हैं, तो वो जो है वो पप्पर हो चुका है, वो पार्टनरशिप को कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भी पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो सकती है। ठीक है। कंटिन्यूस और परपेचुअल लॉस, इफ अ फर्म इज रनिंग अंडर लॉसेस and the court believes that the business of a firm cannot be carried on without a loss in the future too, then it may dissolve the firm। ठीक है। कुछ इस तरह का आपका बिजनेस है, इसके बारे में पहले भी बात हुई थी कि इतने लॉसेस हो रहे हैं कि फर्म को आप एग्रीमेंट के थ्रू आप खत्म ही कर दो, लेकिन आप हो सकता है कोई एग्रीमेंट तक कंक्लूड कर ही ना सको, आप अपने आप खुद बना ही ना सको, तो फिर ये होता है कि आप कोर्ट के पास जाते हो, कोई भी पार्टनर कोर्ट के पास जाते हो और ये कहते हैं कि हम इमेंस लॉस में हैं और ये लॉस जो है 3 साल से चलता जा रहा है और हम जो है वो पार्टनरशिप को कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो इन दैट केस आपकी पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है। जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड्स, कुछ ऐसी सूरतें जिसके अंदर बेहतर यही है कि आप अपना जो बिजनेस है उसको कंक्लूड ही कर दो। जिसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, द कोर्ट में फाइंड अदर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, सम सच ग्राउंड्स आर डेडलॉक इन द मैनेजमेंट। मतलब आप तीन पार्टनर्स हो, तीन पार्टनर्स आपस में इतना इख्तलाफ रखते हो, इतना इख्तलाफ रखते हो कि आप किसी एक चीज के ऊपर भी जो है वो कॉमन एक आपका माइंडसेट नहीं है, तो उस केस के अंदर भी जो आपकी पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो जाएगी। सेकंड, पार्टनर्स आर नॉट बीइंग इन टॉकिंग टर्म्स विद ईच अदर। सही। पार्टनर्स जो हैं, तीन चार पार्टनर्स हैं, तीनों चारों पार्टनर्स जो हैं वो दुश्मन है एक दूसरे के, तो वो दुश्मनी के अंदर तो पार्टनरशिप्स नहीं चलती हैं। इन दैट केस पार्टनरशिप्स जो हैं वो डिसॉल्व हो जाएगी। लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम, द फाउंडेशन ऑफ द बिजनेस, आपने बिजनेस जो है वो बनाया है, आपने एक एनजीओ बना लिया,
अब एनजीओ है वो बना के आप क्या कर रहे हो, एनजीओ का मकसद ये है कि आपने एजुकेशन के लिए फंड्स इकट्ठे करने हैं, ठीक है। अब एजुकेशन के लिए आपने फंड्स इकट्ठे करने थे, अब वो फंड्स आपके इकट्ठे ही नहीं हो रहे, तो और आपने जो है वो अपना एजुकेशन का खत्म कर दिया और आप कह रहे हो कि नहीं हम वुमेन राइट्स के ऊपर काम करेंगे। तो जिस चीज के ऊपर फॉर्म बनाई थी आपने, सारी एग्रीमेंट्स और सब कुछ आपने उस चीज के ऊपर किया था, तो आप अब एजुकेशन के ऊपर नहीं करोगे, वो खत्म कर दोगे और फिर आप नेक्स्ट के ऊपर चल जाओगे, चलो फिर हम वुमेन राइट्स के ऊपर काम कर लेते हैं। ये थी डेजोल्यूशन बाय कोर्ट। क्या क्या चीजें थी डेजोल्यूशन बाय कोर्ट के अंदर? डेजोल्यूशन एक तो इंसानिटी, आप आपका आप अनएबल हो अंडरस्टैंड करने के लिए सारी टर्म्स एंड एग्रीमेंट, सारे प्रॉब्लम्स जो भी आपकी मैनेजमेंट है फर्म की, वो आप नहीं अंडरस्टैंड कर पाते, तो आप बेहतर यही है कि कोर्ट उसको डिसॉल्व कर दे पार्टनरशिप को। सेकंड, परमानेंट इनकैपेसिटी, आप परफॉर्म करने के उसमें हो ही नहीं, आपका आप कैपेबल ही नहीं हो किसी भी फर्म के चीज को परफॉर्म करने के लिए, तो आप बेहतर ये है कि इसको डिसॉल्व कर दो। गिल्टी ऑफ कंडक्ट मतलब ये है कि आप जो हो कोई, तो आप इंसॉल्वेंट हो चुके हो, आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करती है, तो आप फर्म रन करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते। परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, आप कंटिन्यूसली अपने एग्रीमेंट जो आपने किए हुए हैं उसको तोड़ते रहते हो, तो वो उस सूरत के अंदर भी पार्टनर आपका रहना सही नहीं है, आप जा सकते हो और पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व कर की जा सकती है। फिर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, आपने अपने जितने भी इंटरेस्ट थे आपने थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिए या आपसे ले लिए गए। ले किस तरह लिए गए? रिकवरी एज इन अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, या आपके कोई ड्यूज थे वो आपसे ले लिए गए। सिक्स पे हमारे पास आ जाएगा कंटिन्यूस एंड परपेचुअल लॉस, आप रोजाना के बेसिस के ऊपर हर महीने आप लॉस के अंदर जा रहे हो, तो आपने वो बिजनेस रन करके क्या करना है, तो आप उसको खत्म कर देते हो। जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड, मतलब और भी कोई ग्राउंड अगर कोर्ट को लगता है कि इन सूरतों के ऊपर डिसॉल्व हो जाना बेहतर है, तो वो कंसिडर करती है कोर्ट, जिसके अंदर क्या क्या है? डेडलॉक इन मैनेजमेंट, पार्टनर्स नॉट बीइंग इन टॉकिंग टर्म्स, लॉस ऑफ सबस्ट्रैक्टिव। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कर लीजिए, 5 मिनट है हमारे पास। मैडम, आपने जैसे बताया अगर फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं एक पार्टनरशिप में, उनमें से किसी भी प्रॉब्लम की वजह से 5 जो है निकल के और पूरी पार्टनरशिप फर्म जो है डिसॉल्व हो गई। अब अगर उसी पार्टनरशिप के 5 बंदे जाके एक सेपरेट फर्म बनाएं और लेकिन उनका जो है जो बाकी जो उनका आइडिया वगैरह है वो बिल्कुल सेम रहे, तो क्या वो जो पुराने 5 पार्टनर हैं वो इस चीज का क्लेम कर सकते हैं कि ये तो हमारा जॉइंट वेंचर था और हमारे आइडियाज इसमें शामिल हैं या एफर्ट शामिल है या ये बिल्कुल यूनिक आइडिया हमारा अपना था जो भी है, तो इस बेसिस पे क्या वो न्यू पार्टनरशिप या फंड वगैरह शुरू कर अच्छा, सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। अब देखिए इसके अंदर ये है कि वो पार्टनरशिप हो गई हुई है डिसॉल्व, उसका स्टेटस जो है वो खत्म हो चुका हुआ है। ऐसे ही आप कह रही है ना कि एक पार्ट, ज्यादा सारे पार्टनर थे, उन्होंने एक चीज के ऊपर वो पार्टनरशिप की और वो पार्टनरशिप जो है वो खत्म हो गई। अब जब देखिए जब आप पार्टनरशिप करते हैं या कोई कंपनी बनाते हैं, तो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक कॉन्सेप्ट है, कॉपीराइट का एक कॉन्सेप्ट है, आप लोगो डिजाइन करते हो, आप उसका नाम रखते हो, आप ये देखते हो कि ये नाम किसी और को, प्लीज ये माइक किसी और का जो चल रहा है वो बंद कर दें। आरिफ खिलजी आप ना बोलिए। अच्छा, अब कंपनी आप अगर रजिस्टर करते हो तो एक कॉपीराइट होता है, आप लोगो बनाते हो, आप नाम रजिस्टर करते हो। अब देखिए पार्टनरशिप के अंदर ना आप पहले एक नाम देते हो, फर्स्ट करें आपने अपनी कंपनी का XYZ नाम रखा है, तो XYZ नाम जो है आप पहले लेके जाते हो रजिस्ट्रार के पास, लेके जाते हो, आप उसको फोन करते हो उसके पास लेके जाते हो और वो आपको ये कहते हैं कि हाँ जी ये नाम अवेलेबल है, तो आप वो नाम रख लेते हो, ठीक है। और अगर वो कहते हैं कि ये नाम अवेलेबल नहीं है, तो वो आप नाम नहीं रख सकते। तो आप कह रही हो कि अगर वो फॉर्म जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है और आप सेम उसी नेचर के ऊपर काम कर रहे हो, अलग फॉर्म बना के अलग नाम भी वही रख लेते हो आप, तो वो इस लिहाज से पॉसिबल है
ये आपके पास वो नाम की अवेलेबिलिटी हो। अब जैसे देखिए स्कूल बनते हैं और वो स्कूल जो है वो ये बहुत डिस्ट्रक्शन है। एक स्कूल बनता है, अब वो स्कूल के अंदर बहुत से लोगों की पार्टनरशिप हुई है, जैसे ये पंजाब स्कूल ऑफ कॉलेजेस है। ये पंजाब स्कूल के अंदर ये पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के अंदर पहले स्कूल भी होते थे। तो अब ये स्कूल का जो है वो बिल्कुल एक सेपरेट हो गया, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी सेपरेट हो गई है। नेचर ऑफ बिजनेस सेम है, एजुकेशन, लेकिन नाम भी ऑलमोस्ट सेम ही हो गया। लेकिन वो अपना अपना काम जो है वो फर्क तरीके से कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आपके पास एक पार्टनरशिप है, आप उसके अंदर थे, अब आप उससे सेपरेट हो गए और आप सेम उसी नेचर का काम कर रहे हो, तो दैट्स फाइन, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अनलेस एंड अनटिल कहीं पे कॉपीराइट का इशू ना हो, कहीं पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आइडियाज सेम टू सेम, कोई इशू नहीं। और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। लोगों को आश्रय दे के आता था, मैं नौकरी देता यहाँ बिरयानी खिला के भगा देता था, वो घर में लेके जाते थे, खुश खुश होके आते थे नौकरी लेने। Thank you ma'am for your time. It was a good पूछा कि यार lecture. तुमने मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इतनी डिस्ट्रक्शन है, किसी ने कुछ कहा है तो प्लीज नहीं मिलेगी। 2 साल से इसके साथ हो, तो गूगल सामने और खातून में तुम्हें कितना फर्क है? एक Nobody can complain against the decision of management. वो बदतमीज नहीं। चलें जी, They have to accept the decision of management. ये सेशन जो है वो कंक्लूड करते हैं। 23 नवंबर को दोबारा हम मिलेंगे, विमेन राइट्स के ऊपर बात होगी, और विमेन राइट्स जो है उसके ऊपर पर्टिकुलरली बात होगी विमेन एम्प्लॉयमेंट की। तो वो काइंडली आएगा, आप लोग जरूर सुनिएगा, क्वेश्चन आंसर उसके अंदर रखिएगा, वो इंटरैक्टिव सेशन होना चाहिए। उसके ऊपर हम कोशिश भी करेंगे प्रोडक्टिव जो है वो चलें। अल्लाह हाफिज़। देखिए हो रहा क्या है, बाकी जितने भी लोग हैं नहीं कर रहे, तो जिस हम इस डायरेक्ट में चले जा रहा, हमारे नंबर बढ़ रहे हैं, तो उसको करेंगे तो ऑनेस्टली जो है ये चीज नहीं है। इसके अलावा आपको तो किसने ज्वाइन किया था उस टाइम भी आप रहती वहाँ पर है, आप कैसे हमारा वहाँ पर नहीं आती है दादा मैं गाड़ी देखा वो वो डाला तो उसको उसके अलग पैसे थे प्लस वो भी इसी को हालांकि जिस वक्त आपको याद होगा कि हमने कहा था कि ये तनख्वाह बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, महंगाई हो गई तो ऐसा करते थे करने से बारी बारी सबको 5,000 घर चलो, इसको मिल रहे किसी को मिली जिसकी किस्मत में